हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ये सीखा था कि कोई भी एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वो रिएक्टिव क्यों होते हैं, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक क्यों होता है, कैसे होता है। हम लोगों ने डेल्टा एच की वैल्यू के आधार पर यह भी हम लोगों ने सीखा था कि ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, that decides how the newly formed bond is more stronger. It means how the bond is stronger which is newly formed during any chemical reaction, that will depends how much amount of energy is released during the formation of that bonds. हम लोगों ने इसके बाद ये सीखा था कि बॉन्ड्स को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हम लोगों ने देखा था केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन तब भी होती है जब डेल्टा एच की वैल्यू एटलीस्ट ग्रेटर दैन 42 किलो जूल पर मोल होता है, और वे सारे बॉन्ड फॉर्मेशन जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू 42 किलो जूल पर मोल से ग्रेटर होती है, वो सारे बॉन्ड्स केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। और उनका हम लोगों ने टाइप देखा था, ये मेनली 3 टाइप्स के थे: इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के हमने कुछ टाइप्स भी देखे थे। तो चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे फर्स्ट पुट द हेडिंग नाउ। क्या स्टार्ट किया जाए, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट। चलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो बस हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, फर्स्ट बात, फर्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखेंगे, नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर लेंगे आप लोग। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तब भी होता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम पर होता है। यदि इफ देयर वेयर नो transfer of electrons takes place from one to another atom, there is no chance to form electrovalent bond. अभी आपने इस बात को देखा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है? ने पढ़ा है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कटायन बनाने की एबिलिटी होती है, और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाने की एबिलिटी होती है। तो भाई ट्रांसफर कब होगा? जब एक कोई देगा दूसरा कोई लेगा, तभी तो एक एटम से दूसरे एटम्स पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो पाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर केवल तब ही केवल संभव है जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टीज हो और दूसरे एटम्स में इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टीज हो। देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will takes place in between these two type of atoms, and we all have studied earlier by the transfer of electron electrovalent bond is formed. That's why we can say that there is
There must be electrovalent bond in between these two types of atoms. और हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि कटायन बनाने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन बनाने की जो एबिलिटी होती है वो मेटल में होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाने की जो एबिलिटी होती है वो नॉन मेटल में होती है। तो दूसरे तरीके से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बिकॉज for the transfer of electron, one must having losing tendency of electron while other must having gaining tendency of electron, and the atoms having losing tendency to form cations are metals, and the atoms having gaining tendency of electron to form anions are non-metals. That's why we can say that electrovalent bond is formed in between metal and non-metal. ये जो डिफिनीशंस है, जो कि ये बात बता रहा है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे यदि कोई पूछे, कोई मॉलिक्यूल्स दे दे, उसमें पूछे इसमें क्या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या नहीं, तो आप इस बात को देखकर बता सकते हैं कि इसमें मेटल और नॉन मेटल है या नहीं। यदि मेटल और नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रोवैलेंट मस्ट बी देयर। लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लिथियम क्लोराइड है, लिथियम इज मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल। सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, राइट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है इसमें। लेकिन यह मेटल और नॉन मेटल होने के बावजूद भी नो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, नो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। अब इसके रीजन दिए जाते हैं कि ये लिथियम का साइज स्मॉल होने के कारण ऐसा होता है, ड्यू टू अ स्मॉल साइज ऑफ लिथियम ऑफ ये मेटल होने के बावजूद भी ये बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं होते हैं, ये कोवैलेंट नेचर के हो जाते हैं, ये कोवैलेंट नेचर के हो जाते हैं, कोवैलेंट नेचर। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, सर मुझे कैसे पता चलेगा, अभी तो आपने सीखा है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन फिर यहाँ ये मेटल और नॉन मेटल था, फिर ये कोवैलेंट होता है, हमें कैसे पता चलेगा, तो रटा मारना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे हाजान्स रूल, उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि आप कैसे पहचानेंगे। अभी आप फिलहाल इसे दिमाग में रखें कि ये लिथियम क्लोराइड मेटल और नॉन मेटल है यहाँ पर, फिर भी ये बॉन्ड कोवैलेंट है। रीजन ड्यू टू अ स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। ये स्मॉल साइज होने से क्या हो जाता है, हैव पेशेंस, वी विल स्टडी अबाउट इट इन हाजान्स रूल। तो चलिए फिलहाल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जैसे इसके फॉर्मेशंस को हम लोग ले लेते हैं, सोडियम और क्लोरीन का। ये सोडियम क्या होता है, अपना जो इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये इसको ट्रांसफर कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो ये ऐसा बना लेता है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया और ये क्लोरीन निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, ये कटायन हो गए और ये एनायन हो गए, और कटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो गया। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगे। सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा सा समझिए आप इसको, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता क्या, इन दोनों आयन जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने हैं उसको एक साथ बांधे रखने का काम करते हैं।
सो दिस फोर्स इज कॉल्ड बॉन्ड। और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, वो 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होता है, इसलिए ये केमिकल बॉन्ड है। अब थोड़ा सोचिए, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, दैट बाइंड्स टुगेदर दिस टू आयंस and we have like a bond in between these two ions, so called such type of bond is called electrovalent bond. Electrovalent bond, that's why we can say that this bond, what do you mean by electrovalent bond? It is an electrostatic force of attraction that holds in between two opposite ions which are formed by the transfer of electrons from one to another atoms, right? So this one is called electrovalent bond. थोड़ा सा सोचिए, ये यदि आयन नहीं बनता तो क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते? कोई चांस ही नहीं था। और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगते तो क्या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता? कोई चांस ही नहीं था। इसका मतलब द फॉर्मेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड depends on the formation of these two ions. If there were no ions, cation, there is no chance to form cation and anion. During this process, there is no chance to form this electrostatic force of attraction, which is called electrovalent bond. Since the formation of electrovalent bond is responsible for these two ions called cation and anions, that's why this bond is called ionic bond also. Which bond? Ionic bond. रीजन तो आप समझ गए होंगे। इसलिए कि ये जो बॉन्ड है हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इसका फॉर्मेशन इस आयन पर ही डिपेंड करता है, जिसे कटायन और एनायन कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो इससे ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। दूसरा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन आ गए थे आपका, लिथियम क्लोराइड, जो कि मेटल और नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसमें कोवैलेंट नेचर होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं, हमने आपको यहाँ पर बताया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पे हम लोग और कंसीडर करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोगों ने अभी देखा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं ऐसा। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रो एटम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, और एक होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनायन। और ये क्या करते हैं, इट लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कटायन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एनायन बनाता है, और ये कटायन बनाता है, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाता है। और अभी हम लोगों ने देखे थे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कटायन और एनायन के बीच में बनता है। तो जो एनायन बनाता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो कटायन बनाता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। देयरफॉर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं यदि, तो ये जो बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। और ये जो कंप्लीट मॉलिक्यूल होंगे वो इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल कहलाएंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल।
ऐसे। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, इस तरह से हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल, वैलेंट मॉलिक्यूल। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी शार्प होता है। इट हैज शार्प melting point and boiling point. Second point, it is hard but brittle in nature. वो हार्ड भी होता है लेकिन ब्रिटल भी होता है। देखिए दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, हार्ड भी होता है, ब्रिटल भी होता है। नेक्स्ट थर्ड, इट इज नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल। फोर्थ, सॉल्यूबल इनटू वाटर, ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं बट इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, non-polar solvent like ether, benzene, etc. Next, fifth point, it has high lattice enthalpy, लैटिस एंथैल्पी, इसकी लैटिस एंथैल्पी काफी हाई होती है। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। उनके बॉइलिंग पॉइंट और ये सभी शार्प होते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनका लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं, वो तो पहले हो गए, सॉल्यूबल होते हैं। दूसरा एक और भी इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट मैं ऊपर में लिखता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 में आप लिख लेंगे, ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होती हैं, it is bad conductor of electricity in solid state, but its aqueous solution is conductor of electricity. Its molten state is conductor of electricity. It means we can say that electrovalent compounds is a bad conductor, insulator of current electricity, but its aqueous solution or molten state is a good conductor of electricity. So now we will discuss about all these points one by one. I mean about the characteristics of electrovalent compounds in our next lecture. So today's thanks to all.